Good morning, everyone. So, in today's class, we'll start the topic set, which is the first chapter of the 11th class mathematics. So, here we'll start. What's the first of all? What's the definition of the set? I would like to define what's the definition, rough definition. Set का definition जानने से पहले हम rough definition जानते हैं. What is the set? I can say that set is nothing but it is a connection. No doubt, हम set का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि it is nothing but a collection. But what type of collection is that set? ये चीज हम clearly देखते हैं. चलिए यहाँ पर अगर suppose that मेरे क्लास पे दो बच्चे हैं x and y and मैंने दोनों को बोला कि बच्चों तुम set is a collection हम लोग समझ रहे हैं. तो मैंने उनको बोला कि भैया तुम अपने आप के अपने क्लास पे कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स और गुड फ्रेंड्स ऑफ यू लिख के लाओ. तो गया एक्स ने कुछ कलेक्शंस उसने लिख के लाया. ओके, कुछ कलेक्शंस ऑफ उसके दोस्तों का अच्छा सा नाम लिखाया एंड अगर वही काम वाई ने करा, कुछ अपने अच्छे दोस्तों का नाम लिख के लाया. अब बात ये आई, क्या ये कलेक्शन और ये कलेक्शन सेम होंगे? क्या collection of x and collection of y is same? Then now the question is that इसके हिसाब से collection of good students in your class, good students of your class 11 दोनों सेम क्लास पे हैं, ये कलेक्शन इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. क्यों? इसके x के हिसाब से कोई कलेक्शन कोई अच्छा बच्चा होगा और वही बच्चा y के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, गुड स्टूडेंट नहीं भी हो सकता है. सो ये कलेक्शन हम इक्वल नहीं रहा. अब बाद में देखेंगे ये सेट है कि नहीं, सेट के डेफिनेशन को क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा. वही बात फिर से मैंने बोला कि चलो बच्चों तुम दोनों, फिर से एक काम दिया कि भैया तुम दोनों एक काम करो, एक कलेक्शन लिखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो गया एक्स ने लिखा कुछ, क्या लिखेगा 1 2 3, बिकॉज अब 10 तक लिखेगा, लेस देन 10 बोला मैंने तो उसने 9 तक लिख के लाया. वही काम वाई ने भी करा, तो उसने भी 1 2 3 4 अप टू 9 लिख के लाया. इज दैट करेक्ट? तो दोनों बच्चों ने क्या सेम कलेक्शन लिखा है यहाँ पर? बिकॉज मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला तो उन्होंने ये दोनों लिखा एंड दोनों के कलेक्शन यहाँ पर इक्वल रहे. क्यों हुआ ऐसा बात? चलो और एक बार काम बोला मैंने उन लोगों को कि चलो बच्चों एक्स और वाई को फिर से काम दे कि भैया तुम फिर से लिखो ये था गुड स्टूडेंट्स. ओके, मैंने उनको फिर से बोला कि तुम अपने क्लास 11 के टॉपिक को पकड़ो और बोला कि भैया तुम अपने क्लास 10 के टॉपिक को पकड़ो और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के नाम लिख के लाओ. तो उन्होंने कुछ कुछ नाम लिखा, एक्स ने कुछ नाम लिखा और वाई ने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे एंड वही काम वाई ने भी करा, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम उसने भी लिखे. ओके, अब मुझे बताइए क्या x और y का कलेक्शन सेम होगा? यहाँ पर क्वेश्चन आया. ये कलेक्शन इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है. क्यों? यहाँ पर x को सपोज उसको हिस्ट्री में अच्छे लग सकते हैं, हिस्ट्री हुआ या मैथमेटिक्स हुआ, साइंस लिख दिया उसने, पर y को हिस्ट्री अच्छा नहीं भी लग सकता है, उसको ज्योग्राफी अच्छा लगता होगा. सो अगेन दिस कलेक्शन इज नॉट इक्वल, नॉट यूनिक. तो अब मैं अपना डेफिनेशन देने जाऊंगा सेट के डेफिनेशन पे. सेट इज नथिंग बट कलेक्शन. ये बात एकदम सही बात है कि सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन. बट ये कैसा कलेक्शन है? कलेक्शन होगा बट अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन दूंगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला जाता है सेट को. collection means set is the collection of well defined objects. collection well defined collections का हमको हम बोला जाएगा set. हमने वर्ड क्यों लगाया well defined? यहाँ पर बच्चा लोग well defined इसीलिए लगाया क्योंकि देखो अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था गुड.
क्या मुझे बता सकते हो गुड वर्ड का कोई डेफिनेशन है क्या? कितना गुड, मतलब सब गुड मतलब कितना मीठा, कितना कुछ है क्या? ऐसा कोई डेफिनेशन इस गुड के लिए? इज दैट नॉट? बिकॉज गुड वर्ड का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें वेल डिफाइन नहीं, वेल डेफिनेशन नहीं है गुड वर्ड का। लाइक अब इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग का भी कोई डेफिनेशन है क्या? क्या वर्ड वो वेल डिफाइंड है क्या? तो अगेन वही कहानी आया कि ये दोनों वर्ड वेल डिफाइंड नहीं थे, इसलिए उनके कलेक्शंस यूनिक नहीं हुए, इसलिए मैं इन दोनों सेट को कलेक्शंस को सेट नहीं बोल सकते। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द सेट? मैं अब यहाँ लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ द सेट। A set is the collection of well-defined objects। यहाँ पर मैंने लिखा कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ well-defined objects। सो ऑब्जेक्ट्स या फिर हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, राइट? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द सेट। हमने देखा कि सेट का डेफिनेशन क्या होगा। नाउ कुछ बातें सेट के लिए। फर्स्ट टॉपिक है सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? लाइक सपोज मैं सेट को ए लिख सकता हूँ या फिर बी लिख सकता हूँ या सी लिख सकता हूँ या फिर S1 S2 ऐसा कुछ सफिक्स यूज कर सकते हो। तो सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। इज इट क्लियर? या नेक्स्ट बात क्या आता है देखेंगे। अब सेट के डेफिनेशन तो हम जाने, पर हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। So my next topic is that representation of sets. How to represent set. Now the set can be represented in two ways. First one, that roster method. Roster method. In this method, तो उसका डेफिनेशन रोस्टर मेथड या फिर इसको कई बार टेबुलर मेथड भी बोला जाता है, टेबुलर मेथड भी बोला जाएगा। फिर या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में नाम इसके दिया है लिस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। लिस्ट मतलब लिस्टिंग करने वाला मेथड, लिस्ट मेथड बोला जा सकता है। जस्ट what is the list method? In this method, you write, क्या है डेफिनेशन देखते हैं, we write the elements within the brackets, within the brackets, brackets मतलब कर्ली ब्रैकेट्स हो गए यहाँ पर, brackets separated by commas, separated by commas। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, हम इस मेथड पे एलिमेंट्स को ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल दैट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवेल, इंग्लिश वॉवेल का बात कर रहा हूँ। तो ये कलेक्शन क्या होगा, देखो एलिमेंट्स को मैंने क्या लिखा, ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू। So I write the elements within the bracket separated by commas.
So this is the first step we have written in the Brewster method. Suppose मैंने लिखा B is the collection of all natural number less than 7 मैंने लिखा. So collection क्या होगा? Is that 1, 2, 3, 4, 5, 6 less than 7 मतलब 1 से लेके 6 तक collection मेरे आए. So in this method हम हमेशा brackets के बीच में separated by commas लिखेंगे. One more example. Suppose I write collection of all real number such that x is not equal to x, or real number x such that x is not equal to x. तो मुझे ऐसा ऐसा रियल नंबर चाहिए जहां पर x खुद के साथ इक्वल ना हो. तो भैया आप लोग बताइए क्या होगा ऐसा चीज. ऐसा ऐसा x चाहिए जो खुद के साथ इक्वल नहीं होगा. अब मैं बोलूंगा कि 1 is not equal to 1 है क्या. तो मेरे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जहां मैं बोल सकूं कि x is not equal to x. This collection is non means कोई भी collection ऐसा नहीं आएगा. So simply this set is have no element. तो इस सेट को हम बोलते हैं कि भैया इस सेट को बोलेंगे एम्प्टी सेट बिकॉज़ इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. चलो अब दूसरा मेथड सीखते हैं हम लोग. व्हाट्स द सेकंड प्रोसेस टू राइट रिप्रेजेंट द सेट, and that is called the set builder form. Set builder method. तो क्या है ये मेथड और क्यों जरूरत पड़ा देखते हैं. सेट बिल्डर मेथड. So first of all I write the definition and method. Now in this method we write the elements according to some property satisfied by the element. Satisfied by the elements. बता रहे हैं समझते हैं फिर आगे लिखेंगे. मैंने सपोज ये सेट लिखा is the collection of, कैसा लिखा जाता है, is the collection of all x such that, ये लंबा सा बारी को मैंने बोला such that, and इस such that के राइट साइड पे मैं कंडीशंस लिखूंगा जो प्रॉपर्टी लिखूंगा. क्या लिखा मैंने? we write the in this method we write the elements according to its some property satisfied the element. So always in the right side of this bar we write the property satisfied by this x. So मैं लिखूंगा x satisfies certain property. For example, मैंने लिखा था collection of all English vowels. क्या ये collection set है? Yes, set है. उसको मैं कैसे लिखूंगा इस जगह पे set builder form पे? We write x such that. मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखूंगा x is an English vowel. एंड मैंने एक सेट लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7. तो इसको कैसे लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x is less than 7 and x is natural number. x belongs to natural number. या मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा that belongs to. इसका मतलब क्या होता है चलो मैं आपको समझा देता हूँ. मैंने अलग चीज में समझाना चाहिए था मुझे इस चीज को. x belongs to natural number का मतलब क्या होता है चलो और एक जगह पे लिखते हैं और उसको हम समझते हैं. Suppose A is in set, A is a set, we have a set, and if x is an element of A, then we write it as
it as x belongs to A. अगर x is an element of the set A, then we write it as x belongs to A. If not, अगर x element of A नहीं है, तो we write x does not belongs to A. इस सिंबल का मतलब है belongs to, और इस सिंबल का मतलब है does not belongs to. तो जस्ट क्लियर, अगर एक एलिमेंट x का एक एलिमेंट है तो वी राइट x belongs to A, और अदरवाइज विदाउट राइट x doesn't belongs to A. तो ये जो प्रीवियस एग्जांपल में था, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, x सच दैट x लेस देन 7 तो मैंने लिख दिया. अब x लेस देन 7 तो कुछ हो सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन करा कि भैया मुझे नेचुरल नंबर ही चाहिए, तो x belongs to नेचुरल नंबर लिख दिया. तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, suppose we have a set A is equal to 1 2 3 4 5. सिंपल एग्जांपल कर रहा हूं मैं यहाँ पर. 6 does not belongs to A. I write 6 does not belongs to A. Yeah, very. Now, तो हमने देखा कि set builder method क्या है. In this method we write the elements according to certain properties. तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इस जगह पे. एग्जांपल, suppose मैंने A लिखा है, set is the collection of all x such that x belongs to natural number, x less than 10, x is prime. देखो मैं कितने प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख रहा हूँ इस जगह पे. तो मुझे इस जगह पे क्या चाहिए, x is a natural number, x less than 10 होना चाहिए, x is prime. तो ये सिंपल क्या पूछा है, is the collection of all natural numbers, all prime natural number less than 10. तो इस जगह पे क्या कहेंगे, अगर रोस्टर प्रोसेस लिखें, 2 is the smallest prime number, 3 5 7, और कोई प्राइम नंबर्स मेरे पास नहीं है. तो दिस कलेक्शन इज 2 3 5 7. तो समटाइम्स द क्वेश्चन इज दैट मुझे सेट बिल्डर फॉर्म पे देगा, रोस्टर पे लिखना है, और कुछ जगह पे मुझे रोस्टर पे देगा, मुझे सेट बिल्डर पे लिखना है. लाइक सपोज मुझे b इज इक्वल कलेक्शंस कुछ दिया 2 4 8 16 32. मुझे अब ये सेट दे दिया, मुझे उसने बोला कि आप इसे रोस्टर फॉर्म पे लिख के दिखाइए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख के दिखाइए. तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, तो मुझे अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है. तो मैं इसको दो प्रोसेस में लिख सकता हूँ. देखो तुम एक बार चेक सकते हो यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट 2 to power 1, दिस इज 2 to power 2, दिस इज 2 to power 3, दिस इज 2 to power 4, दिस इज 2 to power 5. तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, हर कोई 2 के पावर्स है. So I can write it as this one is a collection of all x such that x is a power of 2 to the power n. What's that n here? N is less than equal to 5. N is belongs to natural number लिख सकता हूँ कि नहीं? n less than equal to 5 because 1 से लेके 5 तक है, is less than equal to 5 and ये n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, this is the collection of 2 to the power n such that n belongs to natural number and n is less than equal to 5. ऐसा भी लिख सकते हैं हम इस जगह पे. So there are different types of process we can write it inside in the form. चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Suppose C is the collection of मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख रहा हूँ, x such that x is a letter of the word mathematics. तो उसने बोला कि x is a letter of the word mathematics. अब मैं यहाँ पर तुमको एक बात बताना चाहूंगा, नोट लिखेंगे, नोट लिखते हैं, फिर मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा उस जगह पे. फर्स्ट वन, इन ए सेट अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो हम उस रिपीटेड लेटर को हम बार बार नहीं लिखेंगे, जस्ट वी नीड टू राइट वन टाइम्स. लाइक सपोज, तो यहाँ पर मैं लिखा इन ए सेट we do not write the repeated elements. मतलब कोई भी अगर एलिमेंट्स रिपीट होगा तो मैं उस सेट पे नहीं लिखूंगा. राइट इन दिस वन. एंड सेकंड वन,
Second one is important. In a set, the order of appearance of elements is immaterial. इसका मतलब क्या होता है? इन अ सेट किस ऑर्डर पे आ रहा है, मतलब कौन पहला आ रहा है कौन दूसरा आ रहा है, इट डजंट मैटर. मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सपोज वी हैव अ सेट ए बी सी and we have a set B is equal to BAC. In that case, that A is equal to B. Because कौन पहले आ रहा है कौन दूसरा आ रहा है कोई मैटर नहीं करेगा. So simply I can say that letter A, B, C is same as B, A, C is same as C, B, A. Is that clear? So किस ऑर्डर पे आ रहा है वो मैटर नहीं करता है. तो यहाँ पर एक बात क्लियर आ रहा है समझ. Two sets A and B are equal if they have the same element, not same number of elements. If they have the same element, अगर उनके पास सेम एलिमेंट्स रहा तो मैं बोलूंगा कि दैट कलेक्शन इज है मीन दैट टू सेट्स आर इक्वल. तो फॉर एग्जांपल दिस टू सेट्स आर इक्वल. अब मुझे बताओ a, b, a दिस नॉट सेम एज a, b. ये दोनों सेम होगा कि नहीं? Yes, we have. Because यहाँ पर जो मैं दो बार लिखा and that is immaterial. मैंने बोला था we do not write the repeated elements. So this set and this sets are equal because they have the same elements. So अब back करते हैं इस जगह पे. X is the letter of the word mathematics. इस फिर कौन-कौन से mathematics में कौन-कौन से letters हैं उनकी collection. So we have N, we have A here, we have T here, we have H here, we have E here. And I have already written A मैंने लिख चुका है, T लिख चुका है, I होगा, C होगा, S होगा. So this is the collection of letters of the word mathematics. Is that clear? So far we have seen that what's the definition of the set, push nodes, and how can we represent the sets. We represent the set into method, roster method, and settler method. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ. We have the types of set, different types of set we have. First one is that empty set. मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है empty set, या फिर इसको बोला जाता है phi set, या फिर इसको बोला जाता है null. Null means empty, null set. So what is a null set? A set having no elements is called the empty set. A set having no elements is called a empty set. For example, suppose model example of A is collection of all x so that x is a natural number and I say that x is less than 1. तो भैया मेरे पास ऐसा कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 1 है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स है क्या मेरे पास जो लेस देन 1 है? So we doesn't have any elements in this set and this is called empty set और इसको denote करता है phi. This symbol is called as phi. This is empty set. So phi set have no elements. Okay. So again we proceed. Second set हुआ singleton set. What do you mean by singleton set? Singleton मतलब single हो गया. तो इस set having just one element, just one element, is called a singleton set. जिस सेट पे जस्ट ओनली वन एलिमेंट होगा हम उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल अगर मैं यही जगह पे कर दूं कलेक्शन ऑफ ऑल x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1 बोल दिया मैंने यहाँ पर, इस जगह पे ओनली क्या आ जाएगा? वी हैव दैट वन ओनली. तो सिंगलटन सेट इज द सेट इज हैविंग जस्ट ओनली वन एलिमेंट.
नेक्स्ट आता है हम लोगों का फाइनाइट सेट। जैसा वर्ड है वैसा ही इसका डेफिनेशन भी होगा। फाइनाइट सेट का मतलब है the set having finite number of elements is called a finite set. Set having finite number of elements is called a finite set. Finite. Suppose we write 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. So it's a finite set. Suppose I written -1, -2, -3, -4, -10. It's also a finite set. But मैं अगर लिखा C the set of all natural number. Is that a collection? This collection is a natural number. Is that not a finite set? No, it's not a finite set. तो जिस सेट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रहेंगे हम उस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट। What's the infinite set? The set having infinite number of elements is called infinite set. Right? Set of real numbers, set of natural number, set of rational number, set of irrational number. Yeah, these are called the infinite set. Now moving forward, and we'll see interesting definition and interesting topic of the set topic. That one is called subset. अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया सेट का, दैट सबसेट। सो जैसा डेफिनेशन नाम ही है ऐसा सबसेट, छोटा सेट, सब मतलब अंदर रहता है, स्मॉल नहीं मतलब स्मॉल, सब मतलब उसके अंदर रहता है। तो वी राइट इज सेट A is said to be subset of a set B. Is that A said to be subset of set B if every element of set A is in set B. तो यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन लिखा गया है कि सेट A को B का सबसेट कब बोलूंगा अगर A का सारा एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट होगा। A का सारा एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट रहा तो we say that A is subset of B. Now, for example, now सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नोटेशंस। We write if A is subset of B, we write ऐसा नोटेशन है इसका, we write A is subset of B. या अब एक बात देखेंगे आप, A सबसेट ऑफ B, मैंने ये सिंबल यूज करा है, C के नीचे एक बार भी दिया है। बहुत सारे बुक पे और बहुत सारे लेक्चर्स पे आपने देखा होगा कि A इस सबसेट का सिंबल सिंपली ऐसा यूज करा जाता है। बट मेरी डेफिनेशन को यूज करने का, एक नोटेशन यूज करने का कुछ रीजंस है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल A is equal to, we have that 1, 2, 3, and B is equal to, suppose we have that 1, 2, 3, 4, and 5. Suppose we have it. Here A is subset of B, yes or no? होगा, क्योंकि मैंने बोला A का हर एक एलिमेंट, अगर सेट A का हर एक एलिमेंट अगर B पे प्रेजेंट है, तो we say that A is subset of B. तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं? तो we say that A is subset of B is true here. Now again, that suppose A is equal to, मैंने लिखा A, B, C, and B में लिखा मैंने A, B, C. अब मुझे यहाँ कौन बताएगा A सबसेट ऑफ B है कि नहीं? So what is the definition? A का हर एक एलिमेंट अगर B पे प्रेजेंट है, then I can say that A सबसेट ऑफ B. यहाँ पर हर एक एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं? A है, B है, C है. So we say that A सबसेट ऑफ B is true. अब बच्चे ये पूछते हैं
कि सर यहाँ पर तो a इज इक्वल टू बी भी तो लिख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, बट मेरे डेफिनेशन के हिसाब से a सबसेट ऑफ b भी सही है। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, शायद आप लोग एक चीज देखेंगे, मुझे बताओ 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, ये सच है कि गलत है? ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 बोला जाता है, तो ये चीज दिस इज ट्रू। बट अगर मैं लिखूं 2 इज लेस देन 2, ये बात गलत हुआ कि नहीं? क्या 2 लेस देन 2 है क्या? दिस इज फॉल्स। बट अगर मैं लिखूं 2 इज लेस देन 3, दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसीलिए ये क्या, ये सिंबल क्या है? दिस इज लाइक लेस देन और इक्वल टू जैसा सिंबल है। अगर इक्वल हुआ तो ये सिंबल काम आ रहा है। तो मुझे बताओ a इज लेस देन इक्वल सबसेट ऑफ b मतलब क्या? a सबसेट ऑफ b या इक्वल है क्या? तो यहाँ पर है, तो ये डेफिनेशन इसलिए सच होगा। अगर मैं ये चीज लिखता a सबसेट ऑफ b, तो बाय लॉजिकल थिंकिंग, बाय लॉजिकली ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता क्या? अगर ये सच होता तो ये सच होना चाहिए, तो इज लेस देन 2। सो वी राइट this definition, this subset or equal to, this is called subset or equal to. Is that clear? Yeah. एक बात देखते हैं और एक चीज, सपोज मैंने लिखा कुछ एक अलग इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग बताना चाह रहा हूँ। We have that A B C D E, B is a set of A B C D। अब मुझे यहाँ बताइए A सबसेट ऑफ B है क्या? Here we write A each not subset of B। देखो ये सिंबल है नॉट सबसेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मुझे कौन बताएगा इस जगह पे ए सबसेट ऑफ बी कब नहीं होगा? राइट इन द कमेंट बॉक्स, ए सबसेट ऑफ बी कब नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे ये आंसर देते हैं कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी पे नहीं हुआ तो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सारा एलिमेंट मतलब ये सारा एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ई, जो कि ए पे तो है बट बी पे नहीं है। सो मैं अगर यहाँ पर बोलूं ए नॉट सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। अगर मेरे पास ए में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट मिला इस सेट पे जो कि ए पे तो है बट बी पे नहीं है, and we say that A is not subset of B। तो उसको सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, there exist, इस सिंबल है there exist का, there exist x belongs to A such that, this is symbol of there exist x belongs to A such that x does not belongs to B, and we say that A is not subset of B। Is that clear? Okay, तो कुछ नंबर्स करते हैं, ट्रू फॉल्स वाला इजी एग्जांपल्स करेंगे। कुछ मुझे ट्रू और फॉल्स कमेंट बॉक्स पे लिख के बताते रहना। पहला पहला स्टार्ट 1, मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू 1 2 3। पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर सही है कि नहीं देखेंगे हम लोग। ट्रू फॉल्स का गेम खेलेंगे यहाँ पर। चलो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, क्या सही और गलत देखते हैं यहाँ पर। मुझे फर्स्ट डेफिनेशन बताओ, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है क्या? मैंने बिलोंग्स का मतलब क्या बताया था? अगर वो एलिमेंट इस सेट पे अगर बिलोंग करता है वी राइट दैट बिलोंग्स टू। इस जगह पे 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है कि नहीं?
Yes, we have that one. He is here. Present है, इसलिए this is true. Now, ये लिखा है set one belongs to 1 2 3 है क्या? क्या जिसका हम सर्कल अंदर प्रेजेंट है क्या? यहाँ पर वन ब्रैकेट वन मतलब सपोज डब्बे के अंदर वन है, क्या वो सेट 1 2 3 पे है क्या? इस जगह पे वो प्रेजेंट नहीं है, दिस इज फॉल्स। तो ये चीज सही होगा कि देखिए देखिए यहाँ पर सेट वन है, वी हैव हियर सेट वन, ये इसका हम सर्कल अंदर प्रेजेंट है कि बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, ये चीज अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं? दिस इज ट्रू एंड दिस वन इज दिस इज ट्रू, करेक्ट। नाउ मुझे बताओ ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं? मैंने बताया था सेट इसका सबसेट कब होगा? अगर ए का हर एलिमेंट इसके अंदर होगा। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? वन। इसके अंदर वन है कि नहीं? यस, सो दिस इज ट्रू। नाउ ये सेट इसका सबसेट है क्या? इसके अंदर एलिमेंट है वन, क्या यहाँ पर वन अकेले है क्या कहीं पर? Here we doesn't have one in this right hand side set, so this is not true, this is false. Now इसका हम सर्कल अंदर प्रेजेंट है कि नहीं? यस प्रेजेंट है, तो दिस इज ट्रू। नाउ इसके अंदर वन है, इस सेट पे वन है क्या? या दिस इज व्हाट वी हैव दैट ट्रू। सो ये नंबर्स इसलिए था कि हमको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब उसका सेम एलिमेंट अंदर, कोई सेम चीज अंदर होना चाहिए, और सबसेट मतलब भैया का हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। सो दिस इज दैट अबाउट द सबसेट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक बात लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर सबसेट्स के ऊपर। सबसेट्स के ऊपर पहला टॉपिक, पहला बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट्स नहीं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऐसा बात क्यों लिखा गया है? मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर ए सेट है, कोई भी सेट है, then I can write A is subset of A होगा कि नहीं? Yes, इक्वल हो गया ना यहाँ पर, इस जगह पे इक्वलिटी है, that's why I can write A subset of A is true. Is that clear? Now, पहला इसका प्रॉपर्टीज था, every set is subset of itself, मतलब A खुद का सेट सबसेट होगा। Now, and the important one, empty set is subset of every set. दुनिया में जितने भी सेट्स हैं वहां पर एंटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट होगा। मतलब phi is subset of A where A is any set। तो ये चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं, मजा आएगा ये चीज प्रूफ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एंटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट का प्रूफ कैसे करेंगे? तो चलिए उसका प्रूफ सीखते हैं हम लोग इस जगह पे। तो मैंने बोला बच्चों, मान लो कि भैया एंटी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ ए है। मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करा कि मान लिया जाए कि एंटी सेट ए का सबसेट नहीं है। तो मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, लेट अस एज्यूम दैट, यहां लिख देता हूं मैं, लेट अस एज्यूम दैट कि फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा, मैंने दिखाया था कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ए सबसेट ऑफ बी नहीं, मतलब ए में ऐसा एक एलिमेंट है जो कि ए पे तो है बट बी पे नहीं है। ए पे ऐसा एक एलिमेंट है जो कि ए पे है बट बी पे नहीं है। अब फाई सबसेट ऑफ ए है, फाई सबसेट ऑफ ए है, अब इसका मतलब क्या होगा? वी हैव एन एलिमेंट इन फाई, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा फाई पे, दैट मींस दैट एग्जिस्ट एक्स इन फाई such that x does not belongs to a। मतलब भैया अगर फाई एंटी सबसेट ए का सबसेट नहीं है, मतलब फाई में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि फाई में तो है बट ए पे नहीं है। पर ये क्या बात हजम होगी तुमको? क्या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर पाएगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा दैट एग्जिस्ट एक्स इन फाई, मतलब फाई में कोई एलिमेंट मिल पाएगा क्या? कुछ पाएंगे हम ऐसा एलिमेंट जो फाई पे है बट फाई ए पे नहीं होगा? which is not possible, which is not possible।
क्योंकि बेचारा एम्प्टी सेट ही खाली सेट है, कुछ भी नहीं है उसमें। सो हमने जो माना वो गलत है। ये प्रिंसिपल को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। पहला चीज मैंने मान लिया कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए नहीं है, गलत माना। मुझे प्रूव करना था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। मैंने मान लिया कि चलो एम्प्टी सेट पाई का नहीं, एम्प्टी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ठीक है, बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट x इन फाई होना चाहिए, सो दैट x नॉट इन ए। बट ये बात इम्पॉसिबल है क्योंकि एम्प्टी सेट में कभी कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो आवर assumption इज रॉन्ग। जो मैंने मान लिया था वो गलत है। दैट मींस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि भैया फाई सभी सेट का सबसेट होगा। द इम्पोर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि how to show that, how to show that empty, sorry, how to show that a set A is subset of B, कि मेरे पास अगर एक सेट A है, मुझे B का सबसेट कैसे दिखा जाएगा। एक प्रोसेस हमने देखा कि बाय जस्ट लुकिंग एट द एलिमेंट्स ए का हर एलिमेंट B के अंदर है कि नहीं। बट कुछ केसों पे थ्योरेटिकल प्रूफ्स करने की जरूरत होती है कि A B का सबसेट है कि कैसे चेक करा जाएगा। So we have a set here A and we have a set B here, ठीक है। मुझे शो करना है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो कैसे शो करेंगे। मैं आंख बंद करके एक एलिमेंट पकड़ लिया X, let us take any element X belongs to A। मैंने आंख बंद करके एक एलिमेंट पकड़ लिया, आर्बिट्ररीली बोला जाता है उस चीज को। We have taken arbitrary element of X from that A। Let us take any element X। If that X belongs to B हो गया, मैंने बात अच्छे से समझा और एक बार देखना, ये A सबसेट ऑफ B दिखाना है। मैं आंख बंद करके एलिमेंट पकड़ लिया X belongs to A randomly। I have chosen an element from the set A। If that element is inside that B, then we are done with the problem। randomly बोला मैंने। अब एक से एलिमेंट मैंने पकड़ा है, वो एलिमेंट अगर ऑटोमेटिकली B पे बिलोंग कर रहा है, मतलब रैंडमली पकड़ा था, मतलब हर बात अब हर एलिमेंट के लिए चीज सच हो जाएगा। दैट मींस फॉर एवरी x इन A, x belongs to B, मतलब A का हर एक एलिमेंट B पे बिलोंग करेगा। दैट मींस A सबसेट ऑफ B हो जाएगा। क्योंकि मैं लिखाऊंगा अभी चीजों को कि सबसेट कैसे लिखा जाता है। सबसेट दिखाने का रास्ता ये है, टू शो दैट A सबसेट ऑफ B। पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट टेक x belongs to A, मतलब randomly मैंने x belongs to A ले लिया। Okay, we take x belongs to A। If we are able to show that x belongs to B, then we are done। That means A सबसेट ऑफ B हो जाएगा। आंख बंद करके मैंने लूंगा फर्स्ट x belongs to A, and if we are able to show that x is in B, then we are done with the problem and A subset of B। एक तगड़ा एग्जांपल देता हूं यहाँ पर तुम लोगों को समझाने के लिए। लेट A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ C। और हर किसी को पता है अगर A B के अंदर है, B C के अंदर है, देन क्या होगा, पक्का A C के अंदर होगा। लेकिन ये चीज हमको देखने में समझ आ रहा है, A B के अंदर है, B C के अंदर है, तो A पक्का C के अंदर होगा। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे। चलो, मेरा क्लेम क्या है कि मुझे शो करना है कि A इस सबसेट ऑफ C, मतलब A C के अंदर है। तो बाय प्रीवियस टेक्निक मैं क्या करूंगा, लेट टेक x बिलोंग्स टू, मैंने A ले लिया, मैंने अब एक यहां से एलिमेंट पकड़ लिया x। अब मेरा एम क्या है, व्हाट इज माय एम हियर, माय एम इज टू शो दैट दिस x इज इन C।
अगर ये x c पे बिलोंग कर गया देन वी आर डन विद द प्रॉब्लम। अगर x a पे है मैंने ले लिया, अगर मेरा एम अगर है, अगर मैं शो करता है कि x c पे है देन ऑटोमेटिक मैं बोल सकता हूं a सबसेट ऑफ c हो गया। तो वी हैव टेकन x बिलोंग्स टू a। चलो देखते हैं। अच्छा x बिलोंग्स टू a है बट गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू a। अगर a पे है तो ऑटोमेटिक b पे बिलोंग करेगा कि नहीं, क्यों, कौन बताएगा, सिंस a सबसेट ऑफ b मुझे गिवन दिया है तो ऑटोमेटिक a का सब एलिमेंट b पे बिलोंग कर रहा है, तो x अगर a पे है तो x पक्का b पे है। अगेन वही बात, x b पे है तो ऑटोमेटिकली c पे बिलोंग करेगा कि नहीं, सिंस b सबसेट ऑफ c है। तो भैया यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया कि मैंने एक एलिमेंट x को a से पकड़ा था, अब कहां पर मिला मुझे, कहां टपक गया मेरा x, c पे। Hence, for x belongs to A, we have implies x belongs to C. Hence, I can say that a subset of C. आगे जाके ये चीज हमारा बहुत काम आएगा कि अगर मुझे A को B के सबसेट दिखाना है, मतलब I need to show that we'll take an element from the left hand side, we take an element from the left hand side, and need to show that that element is in right hand side. So this is about the subset. So हमने देखा कि what is a subset, now how to show that A is subset of B. Now और एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन, इफ A is subset of B and A is not equal to B, तो भैया देखो A B के सबसेट है बट A के इक्वल नहीं है, मतलब क्या हुआ, पूरा कंप्लीटली A B के अंदर में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल A is equal to we have that A B C and B is equal to we have that A comma B comma C comma D. Here A is subset of B and A is not equal to B, and in that case we say A is proper subset of B, proper subset of B, and we write it as, तो कैसे लिखा था, A proper subset of B, like जैसे कि हम लोग रियल नंबर पे लिखते थे x is strictly less than y, मतलब क्या x y से पूरा स्ट्रिक्टली छोटा है, like 2 is less than 3, इसीलिए डेफिनेशन यूज होता है, A is proper subset of B बोला जाएगा, and in that case B is called as superset of A, superset of A. Okay, अगर इक्वल B है तो वहां B is called as superset of. Now in this lectures we have seen definition of set, representation of sets, types of sets, subset, proper subset, and properties of the sets. Now in the next lectures we will see what is the power sets and what are the operations on set we can have. So thank you for watching my videos. If any doubts, then you can write on the comment box. We will definitely solve it. Thank you.